Hi friends, good morning, welcome back. I am मोहम्मद ज़ियाउद्दीन from ZL Learn English झंझारपुर। दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि टेंस क्या होता है और उसकी क्या अहमियत है। तो दोस्तों, जहाँ तक टेंस की अहमियत होने की बात है, उसके इम्पोर्टेंस होने की बात है, तो अगर आप टेंस को नहीं जानते हैं, अगर आप काल को नहीं जानते हैं कि टेंस किसको कहते हैं, तो ना तो आप अंग्रेजी ज़बान लिख सकते हैं और न ही इंग्लिश ज़बान अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि टेंस क्या चीज़ है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके डिफिनेशन क्या है। तो आइए आज के लेसन को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्या है टेंस, यानी आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि टेंस क्या है। तो टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, लेकिन टेंस के अंदर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है कि टेंस किसको कहते हैं। अगर आप किसी से पूछें जिसको अंग्रेजी के बारे में यानी कि टेंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो टेंस के बारे में ये कहेंगे कि टेंस टाइम को कहते हैं, वक्त को कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो टेंस असल है क्या, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहाँ तक टेंस की बात है तो उसके परिभाषा, उसके जो डिफिनेशन है, उसके जो इंट्रोडक्शन है, वो है एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट मे बी यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। यानी ये इसके परिभाषा हुए, ये इसके इंट्रोडक्शन हुए। इसको अगर आप सरल शब्दों में दूसरे लैंग्वेज में बोलना चाहें तो आप इसको यूं बोल सकते हैं, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कार्य का, क्रिया का वो फॉर्म, क्रिया की वो शक्लें, क्रिया के वो रूप, दैट मे बी यूज्ड इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन, जिसके जरिए से किसी भी काम के टाइम या हालत का पता चले, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम टेंस कहेंगे। कैसे, देखिए जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं, तो जैसे मैं बोलूं कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ये एक टाइम है, एक जमाना है, एक वक्त है कि ये जो इंग्लिश पढ़ाने का वक्त है ये प्रेजेंट में यानी वर्तमान काल में है। तो ये जो टाइम बतला रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम टेंस कहेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे जो एक वर्ड यूज हुआ है फॉर्म, यानी वर्ब के फॉर्म, यानी किसी भी वर्ब के फॉर्म। तो वर्ब के फॉर्म होने का क्या मतलब है, तो दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि वर्ब जो है, वर्ब जो मेन वर्ब होते हैं, अगर मेन वर्ब टेंस के अंदर यूज होंगे तो उसके जो फॉर्म है, उसके जो रूप है, उसकी जो शक्लें हैं, वो 4-5 तरीके के होंगे। यानी वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं और वो पांचों फॉर्म सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। देखिए यहाँ पे पांचों फॉर्म मैं लिख चुका हूं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, यानी ये 5 फॉर्म हुए। पांचों फॉर्म को हम जानते हैं कि कैसे बनता है। जहां तक वर्ब 1 की बात है, तो वर्ब 1 कहते हैं मेन वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, जो बुनियादी फॉर्म होता है, बुनियादी शक्लें होती है, बुनियादी रूप होता है, उसी को हम वर्ब 1 कहते हैं। और जहां तक वर्ब 2 और वर्ब 3 की बात है, यानी वर्ब फॉर्म 2 और वर्ब फॉर्म 3 की बात है, तो ये दोनों आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और जहां तक चौथे की बात है, तो इसके जो बनाने के तरीका है, इसके जो बनाने के मैनर है, वो ये है कि जो बेस फॉर्म है, वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, उसके आखिर में आईएनजी लगा देंगे, ये वर्ब का फुट फॉर्म बन जाएगा। अब वर्ब 5 जो है, इसके अंदर थोड़ा कुछ रूल है, कुछ कवायद है, कुछ प्रिंसिपल है, जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है। इसका जो कायदा है, इसके जो रूल है, वो ये है कि वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे गो है, गो ये वर्ब का बेस फॉर्म हुआ, इसके आखिर में एस या ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब का 5th फॉर्म अगर बनाना है तो जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है उसके आखिर में एस या ईएस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे गोस, तो यहाँ पे क्या लगा, ईएस लगा। इसी तरीके से टेक्स, तो यहाँ पे क्या लगा, ईएस लगा। इसी तरीके से प्ले, तो क्या लगाएंगे, प्लेस, तो यहाँ पे ईएस लग रहा है, एस लग रहा है। ये कैसे लग रहा है, इसके क्या कायदे हैं, क्या रूल है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जनरली जो वर्ब के फॉर्म होते हैं, यानी 5th फॉर्म, तो उसके आखिर में एस लगता है। और ईएस लगाने के जो रूल है वो है कि जिस भी वर्ड के आखिर में, यानी
जिस भी वर्ब वन के आखिर में CHOSSH यानी ये 5 हो, CH हो या O हो या S हो या SH हो या X हो, अगर कोई भी मैन वर्ब है उसके आखिर में CHOSSH आ जाए तो उसके आखिर में हम ES लगाते हैं। ठीक है, जैसे गो था, आखिर में क्या है, O है, तो ES लगाएंगे। इसी तरीके से टेक्स है, आखिर में क्या X है, तो ES लगाएंगे। यानी कि खुलासा कलाम कुल मिलाकर ये बात सामने आई कि वर्ब वन अगर हो और उस वर्ब वन को हमें फिफ्थ फॉर्म बनाना है, यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी 5वां फॉर्म बनाना है, तो उसके आखिर में S या ES लगाते हैं। लेकिन S जो होता है वो जनरली लगता है, और ES जो है उसके कुछ कायदे हैं। वो कायदे ये है कि जिस वर्ब के आखिर में CHOSSH हो तो उसके आखिर में हम ES लगाएंगे। और इसके अंदर दूसरे कायदे ये हैं कि जो भी वर्ब हो उस वर्ब के आखिर में Y आ जाए तब उसका क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्टडी, इसके आखिर में क्या है, Y है, तो इस Y को अगर कोई भी वर्ब है उस वर्ब के आखिर में Y आ जाए और उससे पहले कंसोनेंट हो, क्या हो, उससे पहले कंसोनेंट हो, तो उस Y को हम I में बदल देते, इसको काट देंगे, इसको I में बदल देंगे और उसके आखिर में ES लगा देंगे। ठीक है, तो Y के बारे में अगर आपने ये समझा कि जो भी वर्ब हो और उस वर्ब के आखिर में Y हो और उस Y से पहले कंसोनेंट हो, तो कंसोनेंट होने की वजह से उस Y को I में बदल देंगे और आखिरी में ES लगा देंगे। जैसे स्टडी था उससे स्टडीज हो गया, Y कट गया। इसी तरीके से Y से पहले अगर कंसोनेंट ना हो, वोवेल हो, वोवेल जो 5 है, ठीक है, उसमें से अगर कोई हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पले, ठीक है, तो Y है, Y से पहले क्या है, Y से पहले A है और A क्या है, वोवेल है, वोवेल जो 5 है उसमें से A भी है, तो इस Y को हम चेंज नहीं करेंगे बल्कि आखिर में सिर्फ हम S लगा देंगे। ठीक है, तो आपने वर्ब के बारे में ये समझा कि वर्ब जो होते हैं उसके 5 फॉर्म होते हैं, 5 शक्लें होती है। फर्स्ट फॉर्म जो बेस होता है वर्ब का, दूसरा और तीसरा आपको याद करना पड़ेगा, और चौथा जो उसके आखिर में ING लगा देंगे, वो चौथा रूप बन जाएगा, चौथी शक्लें बन जाएंगी। और जो 5वां फॉर्म है उसमें हम S या ES लगाते हैं। कहाँ पे S लगाएंगे, कहाँ पे ES लगाएंगे, वो मैं आपको बतला चुका। अब ये दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें जानना जरूरी है, काइंड ऑफ टेंस। टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट these all the things, because tense is the basic structure to make sentence। ठीक है, तो हमें यह जानना है कि टेंस की कितनी किस्में हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मैं पहले ही समझा चुका हूं कि टेंस कहते हैं वर्ब यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब की चेंजिंग होती है, और उस वर्ब के चेंजिंग होने की वजह से जो एक ज़माना पता चलता है, किसी भी काम की हालत किसी भी काम करने की जो हालत पता चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम टेंस कहते हैं। अब टेंस की कितनी किस्में, कितने प्रकार है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए, टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यानी कोई भी काम हुआ होगा या कोई भी चीज़ हुई होगी, तो वो काम होने की जो अवस्था होगी, जो हालतें होंगी, उसकी 3 ही हालतें होंगी। ठीक है, या तो वो काम इस हालत में होगा कि वो कंप्लीट हो गया होगा, या इस हालत में होगा कि कंप्लीट नहीं हुआ होगा, या इस हालत में होगा कि कुछ कंप्लीट हुआ होगा, कुछ कंप्लीट नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 हालतें इस एतबार से है कि कोई भी काम होने की जो अवस्था है, जो टाइम है, वो या तो पास्ट में हुआ होगा जिसको हम भूतकाल कहते हैं, या प्रेजेंट में हुआ होगा जिसके जैसे अभी हम आपको बोल रहे हैं। ठीक है, आपके सामने बोल रहे हैं। इसी तरीके से कोई भी ऐसा काम जो होने वाला हो। तो कुल मिलाकर ये बात सामने आई कि जो टेंस होते हैं वो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। यानी जो भी काम हुआ होगा या तो पास्ट में हुआ होगा, या प्रेजेंट में हो रहा होगा, या फ्यूचर में होगा। तो काइंड्स ऑफ टेंस यानी कि टेंस के प्रकार, टेंस की किस्में। तो टेंस 3 तरह के होते हैं। एक होता पास्ट, यानी वो काम जो हो चुका, जैसे आई वेंट, मैं गया, तो ये क्या बतला रहा है, पास्ट को बतला रहा है। प्रेजेंट, आई गो, मैं जाता हूं, तो ये प्रेजेंट को यानी वर्तमान काल में किसी काम को होना बतला रहा है। और फ्यूचर, फ्यूचर कहते हैं किसी भी काम का अगले जमाने में यानी आने वाले वक्त में होना। जैसे आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा।
तो ये तो हो गए टेंस की किस्में। अब दोस्तों ये जो टेंस की किस्में हैं इसकी 4 शक्लें होती है, 4 फॉर्म होते हैं, ठीक है, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन तीनों के 4 फॉर्म होंगे। तो 4 फॉर्म क्या है? नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी ये तीनों जो है तीनों के 4 फॉर्म होंगे। तो 4 4 8 4 3 12, यानी कि 12 टेंस ही हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो इंडेफिनिट को सबसे पहले हम जानते हैं। इंडेफिनिट को हम सिंपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? तो देखिए कोई भी काम हो, ठीक है, कोई भी काम हो, अगर वो काम किसी भी जमाने में हुआ हो तो उसकी कुछ हालतें होंगी, कुछ स्टेट होंगी, या तो वो काम मुकम्मल हो चुका होगा या नहीं हो चुका होगा। तो इंडेफिनिट हमें बतलाता है कि कोई भी काम हुआ उसके अंदर क्लैरिटी ना हो, यानी हमें ये ना पता चल रहा हो कि कंप्लीट हुआ है या चल रहा है, यानी ऐसा काम जो चल रहा है या कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका या चल रहा है। तो जिसके अंदर क्लैरिटी ना हो, जिसके अंदर ये वाज़ेह ना हो कि ये काम मुकम्मल हो चुका या नहीं हो चुका, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इंडेफिनिट या सिंपल कहेंगे। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे है कंटिन्यूअस, जिसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि कोई काम जो अभी जारी हो, मुकम्मल ना हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। आई एम गोइंग, मैं बाजार जा रहा हूं। तो यहाँ पे जा रहा हूं, सो रहा हूं, गोया कि ये काम मुकम्मल नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। इसी तरीके से है तीसरे नंबर पे परफेक्ट। परफेक्ट कहते हैं कोई भी काम जो मुकम्मल हो चुका हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूं, तो गोया कि ये काम मुकम्मल हो चुका है, अंग्रेजी जबान पढ़ी जा चुकी है। इसी तरीके से मैं खाना खा चुका हूं, तो यहाँ पे हमें यह पता चल रहा है कि इस काम की जो हालत है वो मुकम्मल हो चुकी है। चौथे नंबर पे परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि कोई भी काम जिसका कुछ हिस्सा हो चुका हो और कुछ हिस्सा मुकम्मल ना हो, यानी कि पार्टली कंप्लीट, पार्टली इनकम्प्लीट, यानी कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका हो, कुछ हिस्सा मुकम्मल ना हुआ हो। जैसे आई हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। फिर से मैं शॉर्टकट में बता देता हूं शुरू से लेकर के आखिर तक। सबसे पहले आपने टेंस को पढ़ा। टेंस के बारे में आपने ये पढ़ा कि वर्ब का कोई भी फॉर्म जिसके जरिए से किसी भी काम का वक्त या स्टेट यानी उसकी हालत मालूम हो, उसको हम टेंस कहते हैं। उसके बाद आपने ये पढ़ा कि उसके 5 फॉर्म होते हैं। पहला जो होता है वर्ब का बेस फॉर्म वो होता है, जैसे गो हुआ, स्टडी हुआ। दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे इसे आपको याद करना पड़ेगा। चौथे नंबर पे यानी वर्ब का जो चौथा फॉर्म बनाना है उसके आखिरी में हमें आईएनजी लगाना है। और जहां तक 5वें फॉर्म की बात है तो उसके अंदर एस या ईएस लगाते हैं। एस जनरली होता है, वो आमतौर पे लगता है, और जहां तक ईएस लगाने के कुछ कायदे हैं तो ईएस लगेंगे उस जगह पे जहां पे CHOSSHX, यानी इस 5 में से कोई भी लेटर, समझे, किसी भी वर्ड के आखिर में आ जाए, यानी किसी भी वर्ब के आखिर में आ जाए तो वहां पे हम ईएस जोड़ेंगे। और जहां तक वाई की बात है, यानी कोई ऐसा वर्ड हो जिसके आखिर में वाई आ जाए और उस वाई से पहले कंसोनेंट हो तो उस वाई को आई में चेंज कर देंगे और आखिरी में ईएस लगा देंगे। और अगर उससे पहले वोवेल हो तो सिर्फ एस लगाएंगे। उसके बाद आपने पढ़ा कि टेंस की 3 किस्में हैं, या तो वो काम यानी पास्ट में हो चुका हो, या प्रेजेंट में हुआ, या फ्यूचर में हुआ। उसके बाद आपने ये पढ़ा कि इन तीनों के 4 फॉर्म है। इंडेफिनिट हो गए, कंटिन्यूअस हो गए, परफेक्ट हो गए, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट कहते हैं कि जिसके अंदर क्लैरिटी ना हो कि मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे है सिंपल, दूसरे नंबर पे है कंटिन्यूअस, जिसको हम इनकम्प्लीट कहते हैं, यानी कोई काम मुकम्मल अभी ना हुआ हो, चल ही रहा हो। तीसरे नंबर पे है परफेक्ट, यानी कोई काम मुकम्मल हो चुका हो और परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथे नंबर पे परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कोई काम कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका हो और कुछ हिस्सा बाकी हो अभी करना, तो उसी को हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेसन आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए, जो कुछ ये बोर्ड पे लिखाया जा रहा है आप उसको याद कर लें। आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस